Namaskar. Welcome to Life Express. Today, the world is looking at India, and India is looking at the world with its age old conviction of Vasudhaiv Kutumbakam, meaning the whole world is our family. वैसे देखा जाए तो हमें वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का नारा लगाते लगाते बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी है और भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है इन द फॉर्म ऑफ इनवाइटिंग फॉरेन इन्वेजन ऑन इंडिया। और मैं फक्र के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने आज तक किसी पे भी ना ही कोई आक्रमण किया और ना ही कभी राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व और संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन संस्कृति एवं फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज हाहाकार मचा हुआ है। कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस है तो कहीं पॉलिटिकल क्राइसिस, कहीं एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है तो कहीं फूड क्राइसिस, कहीं वाटर क्राइसिस है तो कहीं सेंसिटिविटी क्राइसिस। और इन सभी क्राइसिस या संकटों के बीच आज दुनिया एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है ताकि वे शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, आज दुनिया के पास कोई ऐसा मॉडल नहीं है। बट इंडिया हैज अ suitable model of living and holistic well-being aimed at creating a better world of peace and harmony. और उस मॉडल को ही आज हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीवन की सभी समस्याओं का पर्याप्त निदान बताया गया है। और मेरे इस कार्यक्रम लाइफ एक्सप्रेस का उद्देश्य भी आप सभी को इंडियन नॉलेज सिस्टम से रूबरू कराना है जीवन के विभिन्न पहलुओं पर। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम एक बार फिर मिलेंगे समाज के एक ऐसे कर्मयोगी से जिन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए कई सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन हम और आप उससे बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि अपने विशिष्ट अतिथि के अपने दर्शकों से एक संक्षिप्त परिचय करा दूं। हमारे आज के विशेष अतिथि का जन्म 25 अक्टूबर 1978 को बिहार के सहरसा जिले के पटुहा नामक गांव में एक सामान्य किसान परिवार में हुआ था। आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा बहुत ही विषम परिस्थितियों में पूरी की। 19 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी और पारिवारिक जवाबदेही के साथ साथ माता पिता की उम्मीदों पे खरा उतरना उनके लिए एक प्राथमिकता बन गई थी। ऐसे में उनकी उच्च शिक्षा पे प्रतिकूल असर पड़ रहा था, लेकिन पढ़ाई के लक्ष्य से वे बिल्कुल अलग नहीं होना चाह रहे थे। और इसी वजह से एक ऐसा भी समय आया जब उन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए अपना जमीन तक गिरवी पे रख दिया। और जैसा मुझे ज्ञात है उनके निकट संबंधियों के जरिए कि उन्होंने अपने शादी
में मिले जो कुछ जेवरात थे, उसे भी बेचकर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज वे एक सफल उद्यमी के रूप में, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के रूप में जाने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राधे कुमार यादव की। राधे जी, मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि आज आप लाइफ एक्सप्रेस से जुड़े और इसके लिए मैं आपको अपने समस्त टीम तथा समस्त दर्शकों की ओर से, जितने भी हमारे व्यूअर्स जुड़े हैं, उनकी ओर से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा और सादर आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा, आज आप जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके लिए। राधे जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आपके अभी तक के जीवन की यात्रा जो रही है, उसके बारे में आप हमें खासकर आप अपने जीवन के 5 मैं कहूँगा कि यादगार पल जो आपके लिए रहे हों, वो आप हमसे साझा करें, जो कि बहुत ही अविस्मरणीय पल हो। ऐसे 5 पल आप कृपया हमसे साझा करें। जी। सबसे पहले मैं लाइफ एक्सप्रेस टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म मुझे दिया यहाँ आने के लिए, यहाँ तक अपना अनुभव को शेयर करने के लिए। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मेरा नाम राधे कुमार यादव है और मैं बिहार के सहरसा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे गांव पटुहा का एक मूल निवासी हूँ और मेरे पिताजी एक छोटे किसान हैं और मैं अपना अ, प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के साथ-साथ बगल के गांव से हाई स्कूल की पढ़ाई किया। उसके बाद यहाँ से ही मैं अपना कॉलेज किया। उसके बाद मैं दूसरे जगह जा कर के अपना चेन्नई में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया है। वहाँ से फिर जॉब मैंने चालू किया और जॉब को चालू रखते हुए अपना अ, बाहर के लिए भी ट्राई किया और मैं सऊदी में भी 5 साल किया। वहाँ मुझे मैन्युफैक्चरिंग और मेरे मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ मैं एडिशनल मैनेजमेंट का भी ट्रेनिंग वहाँ प्राप्त किया और उस कंपनी में भी मैंने काम किया। बहुत जैसा अच्छा। कि जैसा कि सर ने अभी का क्वेश्चन था कि मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताइए जो कि अनरिमेम्बरेबल हो, मतलब या अच्छा अविस्मरणीय। अविस्मरणीय जी। अविस्मरणीय हो। तो बिल्कुल मैं अपना अविस्मरणीय चीज़ अविस्मरणीय पल शेयर करना चाहता हूँ। उसमें से बहुत सारे मेरे मेरे लाइफ़ का लाइफ़ में पूरा चैलेंजिंग मेरा पूरा लाइफ़ ही मेरा चैलेंजिंग रहा है। तो उसमें सबसे पहला जैसे मैं स्कूल जाया करता था शुरू में इनिशियल स्टेज में जब तो वहाँ पर 3 किलोमीटर जाने में और 3 किलोमीटर आने में लगता था, 6 किलोमीटर वो मैं कवर करता था। फिर उसके बाद फिर ट्यूशन जाता था, फिर 5 किलोमीटर जाना और 5 किलोमीटर आना। लगभग 10 किलोमीटर वो कवर करता। टोटल पर डे में जो था लगभग 16 किलोमीटर चल के स्कूलिंग किया। फिर उसके बाद अपना ट्यूशन के लिए भी मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा, ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे। तो उसके बाद इनिशियल स्टेज जब 11th में गया तो उस समय मेरा शादी हो गया, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। साथ में मेरे 4 सिस्टर भी हैं जिसको टैकल करना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट काम था। तो मैं पिताजी से मैंने बोला कि यदि आपके पास कुछ पैसे हों तो आप मुझे दीजिए। तो पिताजी ने मुझे बताया कि नहीं मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा स्थिति उतना अच्छा नहीं है कि हम पैसा दे पाएँ। तो ऐसा कर सकते हो कि तुम खेती ही करो, हल चलाओ और यहाँ से हम अर्न कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि नहीं ये यदि मेरे पिताजी ये काम कर रहे हैं, तो मैं भी यही काम करूँ तो वो अच्छा नहीं रहेगा। और जो स्ट्रगलिंग अभी देखने को मिल रहा है नो डाउट इन फ्यूचर में भी यही रहेगा। तो फिर मेरे आने का मतलब क्या है? मेरे लाइफ़ का भी कुछ मतलब होना चाहिए। तो मैंने कुछ सोचा, अपने आप को सँभाला, फिर सोचा कि नहीं कुछ अच्छा करना है, तो मैंने ट्यूशन चालू किया और ट्यूशन मात्र ₹25 में पढ़ाया करता था और जो बच्चे गरीब टाइप के थे या फिर जिनको लगता था मुझे इसको पढ़ाना चाहिए, तो मैं उन लोगों को पढ़ा रहा था। तो पढ़ा कर के मैं फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद जो है मैं
मैं आगे की तरफ बढ़ा तो मैं सोचा कि यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रही थी घर पे, बहुत सारा राधेश जी, मैं यहाँ थोड़ा आपको रोकना चाहूँगा कि आपने जो डिस्टर्ब। कहा कि आप 25 रुपये में पढ़ाते थे, तो क्या ये यस सर, मतलब 25 रुपये मासिक मतलब लेते थे एक यस सर, छात्र के? यस सर, यस ओहो! सर, ये तो इस बहुत ही मंथली कम सर, मतलब उस टाइम ये कब की बात होगी? ये 97 सर, ओह! ठीक, ठीक। 97 हाँ, 97। आगे बताइए अब। तो फिर मैं सोचा कि घर पे बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, तो मैं बाहर निकलने के लिए सोचा, तो एक मेरे दोस्त है विजेंद्र जो बहुत ख़ास मेरे मित्र हैं और अभी भी मेरे अच्छे मित्र हैं, तो हम दोनों ने विचारा कि बाहर निकला जाए और बाहर में निकल कर के कुछ अच्छा स्टडी किया जाए। तो हम लोगों ने प्लान बना कर के रेडी हो गए थे, लेकिन पैसे की कमी हो रही थी। तो पैसे की कमी को मेकअप करने के लिए मेरे वाइफ़ के पास जो ज़ेवरात था, उसको मैंने सारा बेच डाला, उससे मुझे 8-10 हज़ार रुपए लगभग हो गए। तो सोचा कम से कम 1 साल मेरा निकल जाएगा और 1 साल में मैं ट्राई कर लूँगा, ये लास्ट मेरा ट्राई है कि कुछ हो जाए, अच्छा बेहतर हो जाए तो मैं कुछ कर लूँगा। तो वही हुँ, लास्ट सोच करके, लेकिन मेरे मन में बहुत मनोबल था कि नहीं हो कुछ तो करना ही है और करके ही दम लेंगे, रुकना तो है नहीं कहीं। तो यही हुँ, सोच करके हम निकले और संजोग से मैंने फॉर्म भरा एक ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए, तो उसमें मेरा सिलेक्शन चेन्नई में हो गया, तो मैं वहाँ चला गया और संजोग से मैं उसमें ऑल इंडिया 5th रैंकर भी हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं आई कैन डू समथिंग। तो उसके हुँ। बाद मुझे बहुत बड़ा ये अपने आप को आत्मबल मिला। तो उसके बाद मैं जॉब भी चालू किया और इंडिया में इनिशियली मैं मुंबई में जॉब किया और वहाँ करते रहने के साथ-साथ मैं बाहर के लिए भी ट्राई करता रहा। राधेश जी, तो मुझे 1 बाहर का सेकंड। राधेश जी, ये जो आपको ऑल इंडिया मतलब 5th रैंक मिला, ये किस प्रकार का ये कोर्स था ये? ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्लास्टिक प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग अच्छा, अच्छा, वाह! टेक्निकल जी, में आगे था। बताएँ। हुँ, तो उसके बाद फिर मैं बाहर के लिए ट्राई करता रहा, तो संजोग से मेरा सिलेक्शन हो गया पेट्रोकेमिकल कन्वर्जन कंपनी सऊदी अरबिया में, तो मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ बहुत चीज़ सीखने को मिला। अच्छे फॉरेनर्स लोग थे, तो उनका जो एटीट्यूड देखा काम करने का, एकदम उनका थॉट प्रोसेस जो था, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस था और कुछ काम करने का उन लोगों में अलग तरह का मुझे जज़्बा दिखा। वो उस चीज़ को मैंने अडॉप्ट कर लिया। तो सोचा कि नहीं यदि मैं ये सीख लूँ, तो नो डाउट मुझे लाइफ़ में अच्छा काम आएगा। हुँ, तो इस हुँ। तरह से बहुत सारे मैं समस्या को झेलता रहा। अपने हुँ, हुँ, हुँ। 3 बहन का फिर शादी-विवाह, उसका दुरागमन जो भी होता वो मैंने किया और मेरे पिताजी एक्चुअली मेंटली डिस्टर्ब बहुत आज से 25 साल पहले से ही थे, तो उनको भी मुझे सँभालना था। साथ में बच्चों लोगों के लिए इनिशियली हमको दूध का भी प्रॉब्लम हो जाता था, इतनी स्थिति गड़बड़ थी। तो ओहो! उन चीज़ों को मैंने सँभाला और अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी बना के रखा, ताकि हम यदि हिल जाते जगह से तो मेरा फैमिली पूरा डिस्टर्ब हो जाता। तो इसके लिए मैं अपने आप में पूरा ये कब्ज़ा बनाए रखा कि नहीं अपने को जगह से नहीं हिलना है, जो भी करना है तो करना है और अच्छा करना है। उसी बहुत सोच अच्छा। का रिज़ल्ट रिज़ल्ट है कि आज मैं एक अपने आप को बोल सकता हूँ आई एम प्राउड ऑफ माय सेल्फ एंड मैं मेरे फादर भी बहुत खुश हैं क्योंकि मैंने जो बाहर कमाया वो उनके पिताजी का हाथ में दिया तो उनको हाथ में मतलब कि उनके अकाउंट में डाला तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी हुई और उनको लगा नहीं ही इज़ सक्सेसफुल। स्वाभाविक-सी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। तो रियली अभी भी मेरे पापा आज तक एक वर्ड नहीं बोले हैं, तो ये मेरे लिए बहुत मैं अपने आप में खुद में प्राउड फील करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राधेश जी, next, we would like to know about your journey of becoming an entrepreneur. एक उद्यमी बनने की प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली आपको? और वर्तमान में आप किस तरह के उद्यम को बढ़ावा दे रहे हैं? जी। जी, जी बिल्कुल सर। एक्चुअली ये मैं शुरू से मैं सोच के रखा था कि जैसा मैंने स्ट्रगल किया लाइफ में, वैसा मेरे यहाँ के लोग स्ट्रगल नहीं करें। ख़ास करके हमारे समाज के लोग बेहतर से बेहतर लाइफ जिए, बेहतर से बेहतर काम करें और मेरे जैसे एटलीस्ट लाइफ ना जिए। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ सर्वे किया अपने यहाँ, तो मुझे लगा कि हमारे गाँव में यहाँ पर कोई बेकरी का प्लांट नहीं था। तो वो मुझे यहाँ पे एक कमी दिखी और वही मुझे एक अपॉर्च्युनिटी जैसे लगा। और हुँ, यहाँ से मार्केट दूर की वजह से लोगों की असुविधा थी और उस असुविधा को मैं दूर करना चाहा और ख़ास करके ये कोरोना टाइम में मुझे ज़्यादा हिट किया
और लगा मुझे कि नहीं, इस पे वर्कआउट करना चाहिए और यहाँ के लोगों को खास करके रोजगार देना चाहिए, क्योंकि रोजगार की बहुत जरूरत है। बहुत लोगों को समस्या है, यहाँ से लोग पलायन हो रहे हैं बाहर की तरफ, और बाहर जाने का जाने से बहुत ज्यादा लोगों को समस्या है वहां पर। यहाँ से जाने से लेकर आने तक उनको समस्या ही समस्या रहता है। इवन तो वो जो कमाते हैं बहुत कम अमाउंट कमाते हैं, लेकिन हम्म, परेशानी जो है इसके एवज में बहुत ज्यादा मिलता है, और हम्म। इमरजेंसी केस में भी वो घर नहीं आ राधे पाते जी, हैं, इवन केवल तो मैं वो। यहाँ रोकना चाहूंगा आपको। राधे जी, जैसा कि आपने कहा कि बेकरी का आपने जो प्लांट लगाया, तो जी इसके लिए क्या आपने पहले कोई नीड असेसमेंट किया था उस समाज का कि बेकरी प्रोडक्ट की यहाँ पे मांग होगी? ऐसा कुछ आपको लगा था? कोई नीड असेसमेंट आपने किया था? ये सर, बिल्कुल सर, मैं किया था, अपने गांव में सर्वे किया था, फिर बगल के भी गांव में किया था। और मुझे लगा कि भोजन वाली चीज है, ये खाने की वस्तु है, फूड ग्रेड वाला है, तो नो डाउट इसका नीड रहेगा ही। और हम्म, ये नीड थी नो डाउट, इसके लिए मैंने ये स्टार्ट किया। अच्छा। आप जारी जी। रखें, आप जो कह रहे थे। और जी सर, तो सर्वे करने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, यदि हम ये ऐसा कर देंगे तो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर थोड़ा ऊपर उठेगा, और अपने गांव का नो डाउट आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छी हो सकती है, और यहाँ से पलायन होने वाले लोग एटलीस्ट कुछ कम होगा। और मैं चाहता हूँ कि आगे में इसको बढ़ा करके और से ज्यादा लोगों को रोजगार दें, ताकि छोटे छोटे जो कि समस्या है, घरेलू समस्या है, कम से कम वो तो उन लोगों को उससे निजात मिल पाए। हम्म। तो आपको तो क्या इन्हीं। लगता है कि मतलब आपने जो ये प्लांट शुरू किया, इससे मतलब जो वहाँ के लोकल्स हैं उनके लिए कुछ रोजगार अवसर कुछ मिले बिल्कुल होंगे? सर, बिल्कुल। यस अच्छा, सर, मिला अच्छा। है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अपने मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के डिलीवरी तक जो है वहाँ मेन पावर लगते हैं। वहाँ रोजगार का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, और हम एक्सटेंड कर रहे हैं प्लांट को, तो नो डाउट और बढ़ेगा। बहुत अच्छा। अच्छा, राधे जी, ये बताएँ कि एक सफल उद्यमी बनने की राह में आपने जी। कई चुनौतियों का सामना किया होगा। उन जी सर। चुनौतियों के मद्देनज़र हम्म। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहला चीज है उनका पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रहना चाहिए सर, हुँ, हुँ। और उसी को मद्देनजर नजर रखते हैं उनको जो है चैलेंज भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हुँ, ये हुँ। दो मेजर फैक्टर है। उसके साथ साथ उनके प्रोडक्ट पे भी उसको ध्यान देना चाहिए, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए, और उसको डिलीवरी जो है कस्टमर को ऑन टाइम पे देना चाहिए। और उसके बाद जो है नया इनोवेशन भी करना चाहिए, ताकि समय के साथ साथ लोगों को नया नया प्रोडक्ट मिलता रहे। बहुत ये अच्छा। 5 पॉइंट्स है जो कि फॉलो करके नो डाउट हम बेहतर कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि आपने क्वालिटी का ध्यान रखा और उसमें प्रोडक्ट में इनोवेशन का भी ध्यान रखा। लेकिन मैं थोड़ा बिल्कुल यहाँ सर। पे टेक्निकल होना चाहूँगा कि जब जी आप सर। क्वालिटी की बात करते हैं, तो कैसे आप हम्म। क्वालिटी को असेस करते हैं? क्वालिटी असेसमेंट कैसे करते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, या मार्केट में जो अवेलेबल प्रोडक्ट्स होंगे, उसके साथ में एक कंपैरेटिव स्टडी आप करते होंगे, उसका तुलनात्मक अध्ययन जो होता होगा, उसका मापदंड क्या है आपके लिए कि आप कह सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है? जी सर, उसके लिए हम एसओपी बनाए हुए हैं, और हम हुँ, एसओपी कोई फॉलो करते हैं, ताकि मेरा प्रोडक्ट जो बन रहा है इस डेट में उसका क्वालिटी डिटोरिएट ना हो। तो बहुत स्टार्टिंग अच्छा। स्टार्टअप ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसको बोलते हैं, हुँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। और वो जो है एकदम क्वालिटी को बिल्कुल ही डिटोरिएट नहीं होने देता है। ओके, बहुत और अच्छा, बीच बहुत। बीच में हम टेस्ट भी करते रहते हैं मैन्युअली, विजुअली भी देखते रहते हैं। तो ये सारी हुँ, चीज है, और कुछ टेस्ट पैरामीटर है वो भी हम लोग करते हैं हुँ, इंटरनली। हुँ। बस यहाँ पे मेरा यही सुझाव है कि जब लोग क्वालिटी की बात शुरुआत में तो करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है कि क्वालिटी से हम क्वांटिटी की ओर बढ़ने लगते हैं, और जब जी क्वांटिटी जी पे ज़्यादा फोकस होता है तो क्वालिटी कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़्ड हो जाती है। तो बस हम जी मेरा यही आग्रह है कि कभी भी आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना करें। बाकी जी, बिल्कुल। आप। ये हाँ, ये मेरा है मेरे, मतलब कि हर एक मैं एम्प्लॉय को बता के रखा हूँ, क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज, मतलब कि क्वालिटी से हमको कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं।
तो क्वालिटी तो पहला ही चीज है मेरा कि उसको कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं किसी भी हाल में, एट एनी कॉस्ट, एट एनी। बहुत अच्छा। और वही चीज को मेंटेन किया हुआ हूँ, जिसके वजह से मेरा मार्केट में अच्छा पकड़ है। और ये भरोसे का चीज अभी बन गया है, यहाँ पे एक ब्रांड बन गया है और लोगों के दिल में बैठ गया, उसके जहन में बैठ गया है, तो वो यही लेना चाहता है। और हमको लगता है भविष्य में ये एक अच्छा पेट बना कर रखेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि मार्केट में आपको इस्टेब्लिश करना हो किन्हीं भी उद्यमियों को, तो आप अपनी जी, क्वालिटी का ध्यान रखें, उस क्वालिटी को मेंटेन बिल्कुल, करके रखें, ताकि आपकी मार्केट में साख बन सके, आपकी क्रेडिबिलिटी बन सके। बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल, अच्छा। बिल्कुल। अंत में मैं चाहूँगा राधे जी कि हमारे समाज में जो भी लोग जी, एंटरप्रेन्योर या उद्यमी बनना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे ताकि एक शांत और संतुष्ट और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके? संक्षेप में आप समाज के लिए एक संदेश दीजिए ताकि समाज एक मतलब हम कह सके कि उसमें शांति भी रहे, समृद्धि भी रहे और एक संतुष्टि भी रहे। क्योंकि जब तक संतुष्टि नहीं रहती है, तब तक कहीं न कहीं वो जो डिज़ायर कभी खत्म तो होती नहीं। तो जी आप सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे एक आदर्श समाज के लिए आज? देखिए, मैं इतना ही बोलूँगा कि कोई भी काम करे, तो बेहतर काम करे, पॉजिटिव सोच के साथ काम करे और कुछ सोचे कि समाज के लिए भी हम कुछ करें। उनको भी बीच-बीच में कुछ अपना इनपुट देते रहें, उसको भी कुछ डोनेट करते रहें और ऐसा सोचे कि हम ऐसा काम करें जिससे मेरे समाज का विकास हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत-बहुत धन्यवाद राधे जी इन तमाम जानकारियों के लिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स या दर्शक आज की चर्चा से काफ़ी लाभान्वित होंगे। पुनः मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा आज लाइफ एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए और आज का दिन आपके लिए और भी अहम है क्योंकि आज 25 अक्टूबर है और ये दिन आपका जन्मदिन भी है और इस मोमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए मेरी जो टीम है लाइफ एक्सप्रेस की, उस टीम ने आपके लिए एक अवार्ड घोषित किया है और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस अवार्ड ऑफ आइकॉनिक एंटरप्रेन्योर। तो हम इस अवार्ड से आपको नवाजे आप नवाजे जा रहे हैं इस अवार्ड से और हम आपको सम्मानित कर रहे हैं और हम यही कहेंगे कि आप इस अवार्ड को, इस सम्मान को सहर्ष स्वीकार करें। LXP Award of Iconic Entrepreneur is proudly presented to Mr. Radhe Kumar Yadav for his remarkable social contributions and job creation on 25th October 2024. बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ, जो आपने मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मुझे ये भेंट किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, एक छोटा-सा भेंट है, आप वैसे और इससे बेहतर चीज़ों के लिए डिज़र्व करते हैं, लेकिन आज का दिन एक कोइंसिडेंस है कि आपका मैं इंटरव्यू भी आज 25 अक्टूबर को ले रहा हूँ और आज आपका जन्मदिन भी है। और अंत में हम यही चाहेंगे कि आप भविष्य में भी लाइफ एक्सप्रेस से जुड़े रहें और समाज को एक सही दिशा निर्देशन करते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद राधे जी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के आईकेएस सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक पारंपरिक मान्यता का वैज्ञानिक कारण भी समझेंगे। तो पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने सीखा था हिंदी अल्फ़ाबेट के जरिए, वो था ए से एकता और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है ऐ। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या हो सकता है। ऐसे जिस मानव मूल्य का मैंने चयन किया है वो है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य शब्द से सामान्यतः लोग समझते हैं धन धान्य समृद्धि, लेकिन ऐश्वर्य शब्द का अर्थ यहाँ थोड़ा अलग है। ऐश्वर्य शब्द ईश्वर शब्द से बना है और ईश्वर जो कि सभी के स्वामी हैं, वे सदाचार के, धार्मिकता के,
सद्गुण के प्रतीक हैं। जब व्यक्ति के अंदर सांसारिक की जगह नैसर्गिक गुणों का प्रवेश होने लगता है, तब उसे ऐश्वर्य अर्थात ईश्वरीय गुण एवं गरिमा की प्राप्ति हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भारतीय परंपरा की वैज्ञानिक मान्यता की ओर, और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे किसी की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए के वैज्ञानिक कारण। सनातन शिष्टाचार में एक नियम यह है कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। इस मान्यता के पीछे शब्द विज्ञान का एक नियम कार्य करता है। शब्दों में अपनी एक आंतरिक शक्ति होती है। जब हम बोलते हैं तो वायु द्वारा शब्दों को तरंगों के साथ बाहर फेंकते हैं। जब ये वायु तरंगे सुनने वाले के कानों में पड़ती है तो वह उन शब्दों के आंतरिक अर्थ के अनुसार अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया करता है। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो सुनने वाला खुश होता है, और जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं या गाली देते हैं तो वह दुखी, आहत या फिर उत्तेजित हो जाता है। इस प्रकार केवल शब्दों के प्रयोग मात्र से हम दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। सूर्य विज्ञान के अनुसार संसार में 48 प्रकार की वायु है, जिनमें से हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु वास करती हैं, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में वास करती हैं। उड़ान वायु मनुष्य के मस्तिष्क में वास करती है और वाणी की अभिव्यक्ति का कार्य निभाती है। प्रकृति के नियमों में एक नियम यह भी है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, और कौन कैसा कर रहा है इसका हिसाब प्रकृति अपने आप रखती है। कौन अच्छा कर रहा है या बुरा, यह निर्णय करने का अधिकार प्रकृति या ईश्वर का है। जब हम किसी व्यक्ति की बुराई या निंदा करते हैं तो हमारा यह कृत्य प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप है, और फिर वह इसके लिए हमें दंडित करती है। उड़ान वायु जो वाणी द्वारा हमारे मन के भावों की अभिव्यक्ति करती है, में अग्नि तत्व होता है, जो निंदित व्यक्ति के पाप को जलाकर भस्म कर देती है और पलटकर उसका प्रभाव उल्टा निंदा करने वाले पर डालती है। इस प्रकार निंदक स्वयं ही अपने शब्दों का शिकार हो जाता है। इसी विज्ञान के आधार पर मनीषियों ने कहा है कि कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि इसका उल्टा असर पड़ता है। इसी नियम के आधार पर ईसाई मत में पाप की आत्म स्वीकृति, जिसे आप इंग्लिश में कन्फेशन कहते हैं, उसका नियम है। जब मनुष्य से कोई पाप हो जाए तो उसके प्रभाव से बचने के लिए चर्च में जाकर मुखड़वाणी से, मुख से अपने पाप कृत्य को बोलकर स्वीकार करना होता है। ऐसा करने से प्रकृति आपको क्षमा कर देगी। ईसाई धर्म की इस मान्यता में उड़ान वायु में जो अग्नि तत्व है वह कार्यरत होता है। जब आप बोलकर अपना पाप स्वीकारते हैं तो वाणी उसके प्रभाव को जलाकर भस्म कर देती है और आप पाप मुक्त हो जाते हैं। कन्फेशन के पीछे यही शब्द विज्ञान है। शब्द विज्ञान से जुड़ी एक और मान्यता यह है कि हमें कभी किसी को अपना गुरु मंत्र नहीं बताना चाहिए, और ना ही हमें कभी अपने द्वारा किए गए शुभ, हितकर और अच्छे कार्यों को किसी को बताना चाहिए। ऐसा करने से हमारे गुरु मंत्र की शक्ति समाप्त हो जाती है। गुरु मंत्र बताने का अर्थ है कि आपने अपना पासवर्ड किसी को दे दिया, अर्थात अपनी जमा पूंजी दूसरे को दे दी। अपने अच्छे कार्यों का वर्णन करके जो कुछ पुण्य आपने कमाया था उसे आपने गवा दिया। इसके पीछे भी उड़ान वायु का भस्म कर देने वाला विज्ञान ही है। आज के इस दिखावे वाले युग में हम धर्म को फैशन मानने लगे हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धा ना होने पर भी आप देखेंगे कि लोग दिखाने के लिए गीता पाठ, सत्संग आदि में खूब सज धज कर जाते हैं। हम दान थोड़ा करते हैं पर उसका ढिंढोरा ज़्यादा पीटते हैं। दूसरों की बुराई करने में हमें आनंद मिलता है। अपने द्वारा किए पाप हम मन के सबसे नीचे वाले लॉकर में छुपाते हैं और अपने गुणों का बखान करते हैं। ऐसे में यदि सब कुछ होने पर भी हमारे मन में शांति नहीं है तो आश्चर्य कैसा।
तो ये थे वैज्ञानिक कारण इस बात के लिए कि हमें किसी की निंदा क्यों नहीं करनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने लैंग्वेज क्लास की ओर, जहां हम आज वर्ड स्ट्रेस के 7वें रूल को सीखेंगे। Hello everyone, so welcome to our language class, and today we are going to learn word stress rule number 7. And the rule says that if a word is used as a noun, then put stress on the first syllable, whereas the stress will be on the second syllable if the same word is used as a verb. अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो इसका ये अर्थ निकलता है कि यदि इंग्लिश में कोई वर्ड आप नाउन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये 4 वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिया है ये नाउन के रूप में हमने यहाँ पे प्रयोग करने का सोचा है, जबकि ये सेम वर्ड्स यहाँ पे आप देखें वर्ब के रूप में हमने प्रयोग करने का सोचा है। तो यदि हम नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं ये चारों वर्ड्स को, OBJECT, PROGRESS, RECORD, अब यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये वर्ड जैसे OBJECT है तो इसमें 2 सिलेबल्स हैं, ऑब और जेक्ट। तो फर्स्ट सिलेबल को मैंने ब्लू में हाईलाइट कर रखा है यहाँ पे, और सेकंड को मैंने हाईलाइट नहीं किया है, जबकि आप देखेंगे कि वर्ब में सेकंड सिलेबल को मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो रूल ये कहता है कि जब आप सेम वर्ड सेम ही है यहाँ पे भी, नाउन में भी और वर्ब में भी, लेकिन जब इन वर्ड्स के नाउन के रूप में प्रयोग होंगे तो हमें फर्स्ट सिलेबल पे बल देना है, स्ट्रेस देना है। ठीक है, और यदि सेम वर्ड का अगर हम वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस देना है। अब थोड़ा ड्रिल करके हम देखते हैं। ओके, सो वी शैल हैव अ ड्रिल टू फील द डिफरेंस। So first I'll pronounce these 4 words as nouns. So the first one is object, progress, record, present. Then same words को अब यहाँ पे हम verb के रूप में pronounce करेंगे। Object, progress, record, present. और मैं इसको पैरेलल यहाँ पे आपके लिए प्रोनाउंस करके दिखाता हूँ। एज नाउन ऑब्जेक्ट, एंड हियर ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस में ही हम देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई सॉ एन ऑब्जेक्ट इन द कॉर्नर, और अब मैं सेम वर्ड को वर्ब के रूप में देखना चाहता हूँ या यूज़ करना चाहता हूँ, तो हम क्या कहेंगे? जैसे I object to what you say. Okay, so like this you will use all these same words differently. You will pronounce differently if they are used as nouns or when they are used as verbs. जब हम नाउन के रूप में प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट सिलेबल पे बल देंगे, और सेम वर्ड्स को यदि हम किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो सेकंड सिलेबल पे बल देंगे। सो दिस इज व्हाट आवर वर्ड स्ट्रेस रूल नंबर 7 सेज। आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो आज के सत्र की समाप्ति फिर मैं एक आह्वान के साथ करना चाहूँगा, खासकर राधे जी की लाइफ स्टोरी के मद्देनज़र, और वो ये है कि जीवन जीने के लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए, और वो यदि है तो आपके पास साधन और संसाधन भी आ जाते हैं। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। दोस्तों, धारा के साथ तैरना आसान है, कभी धारा के विपरीत भी तैर के देखो, और हाँ, अपने जीवन में एक बड़ा गोल या एक बड़ा लक्ष्य जरूर रखो, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
आपके भीतर धैर्य, आत्मविश्वास और लगातार प्रयास करने का सामर्थ्य भी हो। So that's all for today. See you all in the next episode. Till then, enjoy your time meaningfully and stay safe. Jai Hind.